क्या आप भी मल के साथ आव आने से परेशान हैं? मल के साथ चिकनाई आती जा रही है, लगातार मरोड़ पेट में बढ़ती चली जा रही है, पेट में फुलावट रहती है, पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ रहता है, सीने में भारीपन है, गला बिल्कुल भारी भारी रहता है, गर्दन जकड़ी हुई रहती है, सिर हमेशा भारी हो रहता है, आंखों में हमेशा भारीपन बना रहता है और चिड़चिड़ापन आपके जीवन का यदि हिस्सा बनता जा रहा है, आप लगातार तनाव में रहते जा रहे हैं, तनाव एकदम से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यदि, तो फिर ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आपको सिर्फ 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपकी ये जो समस्या है ये 21 दिन में 50% के आसपास बिल्कुल ठीक होने की कगार पर आ जाएगी। 50% अगर 21 दिन में आराम होगा, फिर आप इसका फॉलो अप अच्छे तरीके से करते रहेंगे, निश्चित ही आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमने एंडोस्कोपी कराई है, एंडोस्कोपी में हमारे गैस्ट्राइटिस आया है, एरोजिव गैस्ट्राइटिस आ गया है, या हमने सोनोग्राफी कराई थी, सोनोग्राफी में हमारे हाथों में सूजन बताई है, हमारी नाभि बार बार टल जा रही है, हमारे पेट में हमेशा भारीपन रहता है, मल हमारा बना हुआ नहीं आ रहा है। अगर ये समस्याएं आपको लग रही हैं, आप लगातार बहुत लंबे समय तक अंदर बैठते हैं वॉशरूम में जाकर के, और फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा और मल पास हो जाता तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, हाउ टू ट्रीट लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स बाय नेचुरोपैथी, योगा एंड डाइट थेरेपी, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालाइज्ड और साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें जो भी हैं वो आपको बताई जाती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे जब भी कोई वीडियो बनाया जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। हम देखेंगे कि ये जो पेट की प्रॉब्लम है, जिसको सामान्य तौर पर पेट में आमाशय में सूजन, आहार नाल जिसको खाने की थैली की सूजन या इन्फ्लेमेशन बोला जा सकता है, छोटी आंत में सूजन आ गई है, नाभि के आसपास जो भी एरिया है उसमें आपको भीना भीना दर्द बना रहता है, आपका मल एक बार में साफ नहीं हो रहा है, खिचड़ी जैसा मल आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या सबसे पहले करना चालू कर देना चाहिए? अगर आप इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला काम, चूंकि अपच की समस्या, अपच का मतलब क्या होता है? जहां पाचन की प्रक्रिया बिगड़ जाए, पाचन जहां ना हो वहां बोला जाएगा अपच, अपचन, अपचन भी बोल सकते हैं, मतलब पाचन का नहीं होना। और अगर पाचन का नहीं होना हो रहा है जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक जो आहार आपने रस के रूप में आमाशय में भर दिया था, ये जो है ये है आपका मुंह, ये आहार नाल, और आहार नाल के बाद इस तरीके से आपका ये होता है आमाशय, ये होता है आमाशय। अब आपने यहां से खाना खाया, ये जो है ये है कार्डिक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, जी जंक्शन बोला जाता है। यहां से खाना इसमें पहुंचा और इसमें पहुंच करके खाना यहां रुक गया, क्योंकि यहां ये पायलोरिक स्फिंक्टर है, यहां खाना रुका। अब खाना यहां रुका और प्रॉपर तरीके से पाचक रसों के साथ मिलकर के इसका पाचन शुरू नहीं हुआ। अगर पाचन शुरू नहीं होगा, अपचन यहीं से शुरू हो जाएगा, तो फिर ये खाना यहां ही खराब होना चालू होगा। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो फर्मेंटेशन होगा, खाना यदि सड़ना चालू हो जाएगा तो निश्चित ही वो इस खाने की थैली को भी खराब करना चालू कर देगा, और यहीं से क्रम शुरू हो जाता है। चूंकि इस खाने की थैली को गैस्टर बोला जाता है, गैस्टर, तो इसीलिए यहीं से चालू हो जाएगी गैस्ट्राइटिस, मतलब गैस्टर प्लस आइटिस। आइटिस का मतलब 5 वो पूरे साइन आपको मिलेंगे। कौन से साइन? सूजन आएगी, लालामी रहेगी, दर्द रहेगी,
हीट रहेगी वहां, और वहां की कार्य क्षमताएं जो है धीरे धीरे करके और कमजोर पड़ती जाएंगी। ये पांचों साइन मिलेंगे। आपके ये प्रॉब्लम आ गई, अब आप इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। अब खाना अगर यहां पचा नहीं तो यहां से अपच वाला जो बिना पाचक रसों के साथ मिला हुआ भोजन है वो उतर जाएगा आपके डिओडिनम में, और अगर डिओडिनम में वो खाना उतरा तो यहां बेकार का रहेगा, क्योंकि यहां तो वो पहुंचना चाहिए जो पाचक रसों के साथ अच्छे तरीके से मिल गया है। अब इधर से फिर आएगा लिवर से बनाया हुआ बाइल, और इधर से आएगा पैनक्रियाटिक जूस जो खाने को पचाने का काम करेगा। लेकिन यहां से जो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलकर के खाना उतरना चाहिए था, ताकि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस मिलकर के उस खाने को पचाते, वो तो गड़बड़ हो गया सारा। तो फिर ये खाना पूरा का पूरा पूरे डिओडिनम को भी खराब करेगा, फिर जेजुनम को भी खराब करेगा, फिर छोटी आंत का अंत वाला पार्ट जिसको इलियम बोलते हैं उसको भी खराब करेगा। फिर धीरे धीरे करके खराब करते करते वो खाना वहां भरा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके इस पूरी छोटी आंत में सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से खाना और खराब हो जाएगा, और फिर वो खाना जोर जबरदस्ती एनस से बाहर आएगा तो खिचड़ी के रूप में आएगा। वो आपने जैसा खाया था लगभग लगभग उसमें से थोड़ा बहुत ही अवशोषण होगा, बाकी वैसे के वैसे पूरा का खाना निकलना चालू हो जाएगा। अब आपको लंबे समय तक जब ये समस्या रहेगी तो धीरे धीरे करके कमजोरी आना चालू हो जाएगी। अब अगर कमजोरी आ गई, अब आप खा तो सब कुछ रहे हो लेकिन कमजोरी आ रही है, फिर आपकी चिंता बढ़ती चली जाती है कि ये क्या हो रहा है, हम तो सब कुछ खा रहे हैं, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, अब हम क्या करें। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले जो करना चालू करना है वो क्या है, मुंह ये है, हम यहां खाना खाते हैं। अब आहार जो हम ले रहे हैं उस आहार को हम कैसे फॉर्म में यहां से नीचे उतारें। यहां जो है, यहां तो आपका आहार जो आपने खाया था वो आपने मुंह में डाला। अब जैसे ही वो यहां से गले से नीचे उतरेगा तो वो रस के रूप में नीचे उतरना चाहिए। आपने यहां बड़ा सा कौर दाल चावल या रोटी और सब्जी, या आपने छोले और चावल खाए हैं, या जो भी XYZ आपने खाया है वो आपने मुंह में, तो आपने थाली में से लेकर के जैसा डाला, अब मुंह में दांतों से उसको इतना पीसिए कि जब वो गले से नीचे उतरे तो वो रस हो जाए। इसी को पहला पॉइंट बोला जाएगा कि आपको खाने को कैसे खाना है, इस पॉइंट पर सबसे पहला फोकस होना चाहिए। जबकि सबसे पहला फोकस कौन सा आता है कि खाने में आपको क्या क्या खाना है, तो क्या क्या जो है वो फोकस पॉइंट है, लेकिन दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो यह है कि आप जो भी खा रहे हो उसको जब आप गले से नीचे उतारोगे तब रस के रूप में उतारोगे। ये आप कसम खा लो कि कुछ भी जो भी हम मुंह में डालेंगे वो जब गले से नीचे उतरेगा तो रस के रूप में ही उतरेगा। अब हमने रस लिया है तो मुंह में भी रस था, गले के नीचे भी रस ही जाएगा। हमने पानी पिया है तो मुंह में भी पानी था, गले के नीचे भी पानी जाएगा। लेकिन अगर हमने दाल और चावल खाया है तो दाल चावल जो सॉलिड था, जब दांतों से पीस करके उसको रस बना दिया जाएगा, और कैसा रस, वैसा रस जैसे दाल और चावल मिला करके आप मिक्सी में डालो और आप मिक्सी में उसको 30 सेकंड चला दो, तब कैसा बन जाता है वो, वैसा आपको अपने दांतों से उसको पीसते रहना है, और जब तक बिल्कुल रस नहीं बन जाए तब तक आपको इसको गले से नीचे नहीं उतारना है या नहीं उतरने देना है। और इस प्रोसेस को बोला जाएगा कि खाने को पिए। यही तो बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूं खाने को पिए और पानी को खाएं। तो खाने को पिए का मतलब क्या है, खाने को पिए मतलब खाने में आप जो भी खा रहे हो उसको मुंह में बिल्कुल पीने लायक बना दिया जाए, उसके बाद फिर उसको गले से नीचे उतारा जाए। ये पहला पॉइंट है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 40 मिनट लगाते हैं खाना खाने में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत टाइम लगा के खाना खाते हैं। तो टाइम लगा के खाना खाना या टाइम बिना लगाए खाना खाना ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आप जब गले से उतार रहे हैं तब वो रस के रूप में उतर रहा है कि बिना रस के रूप में ही आप उतार रहे हैं उसको। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आप तो ज्यादा बार चबाने का ध्यान रखो। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खूब टाइम लगा के खाते हैं। मैं कहता हूं आप टाइम भूल जाइए, आप तो काउंट कर दीजिए कि एक गिलास को इतनी बार चबाना है आपको। अगर आप काउंट करके चबाएंगे तो एक गिलास आप चबा के देख लो कि कितनी बार में आपका कौन सी चीज रस के रूप में बदल रही है। आप खिचड़ी खा रहे हैं, बिल्कुल रस आपका मान लेते हैं 30 बार में हो रहा है। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं आपका 40 बार में हो रहा है। रोटी और लौकी की सब्जी खा रहे हैं आपका 50 बार में हो रहा है।
रोटी और आलू और मटर की सब्जी खा रहे हैं, आपका 60 बार में हो रहा है। तो ये जो आप चबा के खा रहे हैं, कितनी देर में वो रस हो रहा है, ये आप अपना काउंट कर लो और उसके हिसाब से हर ग्रास को आप चबा करके खाना चालू करो। आपकी जो ये समस्या है ये निश्चित ही बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। पहला पॉइंट। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि हमको खाने में क्या क्या खाना चाहिए। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एंटेराइटिस की प्रॉब्लम है, आंतों में सूजन आ गई है, वजन ज्यादा है और वजन कम है, दो कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस विद ओवरवेट ओबेसिटी और गैस्ट्राइटिस विदाउट ओबेसिटी मतलब विद अंडरवेट, ऐसा हो सकता है। तो तीन कंडीशन हो सकती हैं कि गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन गैस्ट्राइटिस कैसी कंडीशन में है, तीन फॉर्मेट में है, विद ओवरवेट, विद नॉर्मल वेट और विद अंडरवेट। कि गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन वजन ज्यादा है, साथ में गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन वेट बिल्कुल नॉर्मल है, गैस्ट्राइटिस तो है लेकिन वेट कम है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो तीनों के हिसाब से आपकी डाइट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। आप अगर गैस्ट्राइटिस अलोंग विद अंडरवेट है तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऐसी लिक्विड डाइट जिसमें कैलोरी भी हो और जो आपके पेट को अल्कलाइन मीडियम की तरफ कन्वर्ट कराने का काम भी करे। विद ओवरवेट की वजन ज्यादा है तो आपकी अल्कलाइन तो डाइट होनी चाहिए लेकिन उसमें कैलोरी ज्यादा होगी तो वजन बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लेस कैलोरिफिक प्लस अल्कलाइन डाइट आपकी यहां आनी चाहिए। विशेष रूप से पहले 21 दिन के लिए जो डाइट का फॉलोअप है वो आप सवेरे सवेरे सौंफ और मिश्री का पानी ले लें। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपका शुगर लेवल अगर ज्यादा नहीं आता है तो 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर, आप सवेरे जागें, मोशन जाएं, हाथ मुंह धो लें, मंजन कर लें, उसके बाद 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर 1 गिलास पानी में मिला के पी लीजिए। उसके बाद फिर आप व्यायाम कर लें। व्यायाम करने के बाद कोशिश करिए आप रात को भीगे हुए अंजीर और मुनक्के ले लीजिए। इसके साथ जो पानी, जिस पानी में आपने भिगोया था वो पानी पी लीजिए और उसके बाद फिर आप वेजिटेबल दलिया का नाश्ता कर लीजिए। वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ओट्स ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ नहीं लिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वेजिटेबल ओट्स आप ले सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम तो वेजिटेबल दलिया हम रोज तो नहीं खा सकते, तो फिर आप इडली खा सकते हैं। इडली जो है वो फर्मेंटेड फूड है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी डाइजेस्टिव हो जाएगा, लेकिन इडली के साथ में आप सांभर अगर खा रहे हैं, सांभर में तो दुनिया भर का मसाला मसूला डाल के बनाते हैं, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। फिर आपको क्या लेना है, उसके बाद आप लंच जो है वो बहुत मोटे आटे की चपाती और सब्जी की मात्रा ज्यादा, जिसमें अच्छी मात्रा में हींग, हल्दी, धनिया, जीरा और सौंफ डला हुआ हो, वो अच्छे तरीके से डाल करके खूब उबली हुई सब्जी अच्छे तरीके से ज्यादा मात्रा में आप खा सकते हैं। फिर आप दोपहर और शाम के भोजन के बीच में या तो सौंफ का पानी ले सकते हैं, शहद का पानी ले सकते हैं, मिश्री का पानी ले सकते हैं, या फिर आप व्हाइट जो पेठा आता है, एसगार्ड जूस जिसको बोला जाता है, वो ले सकते हैं, सफेद कद्दू का रस, या फिर अगर आप चाहें तो नारियल पानी ले सकते हैं। और अगर गर्मियां जैसे अब आ गई हैं तो गर्मियों में अगर आप चाहें तो बील का जूस भी ले सकते हैं, बिना दूध का लेकिन लेना पड़ेगा। फिर आप शाम का भोजन जो है वो 7 बजे के पहले पहले कर लेंगे, बहुत इफेक्टिव रहेगा। और रात को सोने के पहले सौंफ और मिश्री का पाउडर आप दोबारा से 1 कप पानी में मिला करके ले लेंगे। ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत ही कारगर तरीका है। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से अगर ऐसे ही इसका फॉलोअप कर देते हो, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। प्लस अगर आपके नाभि के आसपास सूजन आ गई है तो पेट का गर्म ठंडा सेक प्लस मिट्टी की पट्टी, अगर मिट्टी की पट्टी नहीं हो पाती है तो पेट का गर्म ठंडा सेक, उसके बाद आप ठंडे पानी की मोटी सी गीली तौलिया ठंडे पानी में गीली करके पेट पर रख दीजिए 20 मिनट के लिए, नाभि के नीचे वाले हिस्से पर, नाभि के चारों तरफ वाले हिस्से पर। यह बहुत इफेक्टिवली आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। इतना आप करिए, बहुत अच्छा आराम आपको इस समस्या में लगेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग जो इस समस्या से ग्रस्त हैं उनको लाभ हो सके। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।